कहते हैं भांगड़ किला सिर्फ खंडहर नहीं, एक ऐसा श्राप है जो सदियों से जिंदा है। तीन दोस्त आए सच जानने, लेकिन उन्हें मिला मौत का साया। वो तांत्रिक, वो हवेली और वो बलिदान जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या इंसानियत डर को हरा पाएगी, या फिर ये श्राप और आत्माएं निगल जाएगा? हॉन्टेड कवि प्रेजेंट्स भांगड़ का श्राप। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि डर अब आपके और करीब है। अरावली की पहाड़ियों पर चांदनी धुंध की तरह फैली हुई थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने ही कदमों की आहट डराने लगी थी। रात के लगभग 11 बज चुके थे जब एक काली एसयूवी भानगढ़ किले की ओर जाती संकरी सड़क पर रुक गई। गाड़ी से 4 दोस्त उतरे। अजय, कैमरे और टैग का मास्टर, हमेशा एक्साइटेड। रिद्धि, थोड़ी डरपोक लेकिन बेहद जिज्ञासु। मोहित, मजाकिया स्वभाव का लेकिन भीतर से काफी घबराया हुआ। कवि, सबसे बहादुर और इस टीम का लीडर। आज इनका मिशन था भानगढ़ के किले की रात की रिकॉर्डिंग करना और देखना कि डरावनी कहानियों में कितनी सच्चाई है। जैसे ही गाड़ी रोकी, ठंडी हवा का तेज झोंका उनके चेहरों से टकराया। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने लोहे और जली हुई अगरबत्ती की। दोस्तों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, रिद्धि ने कांपती आवाज में कहा। मोहित तुरंत हंस पड़ा। अरे तू तो अभी से डरने लगी, अभी तो असली शो शुरू भी नहीं हुआ। लेकिन तभी उनके कानों में धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी। वापस चले जाओ। चारों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। डिड यू हियर दैट? अजय ने कैमरा उठाते हुए कहा। हाँ, लेकिन शायद हवा की आवाज होगी, कवि बोला और आगे बढ़ गया। मुख्य द्वार पर लिखा पत्थर का बोर्ड चांदनी में चमक रहा था। भानगढ़ में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश वर्जित है। रिद्धि ने धीमे स्वर में पढ़ा और कहा, देखो, यहां साफ लिखा है कि अंदर नहीं जाना चाहिए। कवि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यही तो हमारी कहानी की शुरुआत है। चारों ने अपने बैग्स उठाए और किले की टूटी फूटी सीढ़ियों पर कदम रखा। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, अंधेरा और घना होता गया। भीतर का माहौल कुछ अलग ही था। दीवारें काई से ढकी थीं और टूटे गुंबदों से चमगादड़ झुंड बनाकर उड़ते नजर आए। उनके पंखों की सड़सड़ाहट पूरे किले में गूंज रही थी। अजय ने कैमरा ऑन किया। वेलकम गाइस, आज हम दुनिया के सबसे हॉन्टेड फोर्ट भानगढ़ में हैं और हम ये साबित करेंगे कि यहाँ की डरावनी कहानियां सच हैं या सिर्फ अफवाह। लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, कैमरे की स्क्रीन पर अजीब सी लाइनें उभरना शुरू हो गईं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने लेंस को खरोंच दिया हो। ये क्या है? अजय घबरा गया। सिग्नल डिस्टर्बेंस होगी, कवि ने समझाने की कोशिश की। लेकिन मोहित धीरे से बोला, नहीं, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। चारों धीरे धीरे किले के मुख्य आंगन में पहुंचे। चांदनी टूटे खंडहरों पर अजीब सा साया बना रही थी। हवा में अचानक ठंडक और भी बढ़ गई। अचानक मीनार की सबसे ऊंची खिड़की से लाल रोशनी की एक चमक फूटी और दीवार पर एक परछाई धीरे धीरे उतरने लगी, इतनी लंबी कि जमीन तक फैल गई। चारों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। रिद्धि ने कांपते हाथों से कवि का हाथ पकड़ लिया। अजय का कैमरा अपने आप जूम करने लगा और स्क्रीन पर वो परछाई और साफ दिखने लगी। परछाई इंसानी थी, लेकिन उसका चेहरा खाली, बिल्कुल काला था। चारों दोस्त खड़े थे मानो उनके पांव जमीन में गड़े हों। दीवार पर उतरती वो परछाई अब धीरे धीरे इंसानी आकार ले रही थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला था, जैसे कोई शून्य हो। अजय, कैमरा ठीक से पकड़, कवि ने फुसफुसा कर कहा। अजय के हाथ कांप रहे थे। स्क्रीन पर स्टैटिक लाइंस बार बार आ जा रही थी, जैसे कैमरा उस परछाई को रिकॉर्ड नहीं करना चाहता हो। गाइस, आई थिंक वी शुड गो बैक, रिद्धि लगभग रोने वाली थी। चुप रहो, यही तो हमें चाहिए, यही फुटेज हमें वायरल बना देगा। मोहित ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। परछाई अब किले के आंगन में उतर आई थी, चारों दोस्तों के सामने बस कुछ फीट की दूरी पर। उसने कोई हरकत नहीं की, बस खड़ी रही। कवि ने साहस जुटाकर कहा, तुम कौन हो? हमें क्यों रोक रहे हो? कोई जवाब नहीं, सिर्फ ठंडी हवा का झोंका और उसके साथ मिट्टी और धूल उड़ने लगी। अचानक अजय का कैमरा अपने आप बंद हो गया।
अजय ने पैनिक होकर बटन दबाए पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। यही श्राप है। एक धीमी टूटी फूटी आवाज गूंजी। वो आवाज इतनी अजीब थी कि लगता था जैसे पत्थरों से टकरा कर निकली हो। रिद्धि चीख पड़ी, किसका श्राप? हमें छोड़ दो। परछाई धीरे धीरे पीछे हटने लगी और फिर अचानक धुंध में घुलकर गायब हो गई। बस आंगन की दीवारों पर उसकी काली छाप बची रह गई, जैसे किसी ने कोयले से खरोच कर वहां उसका आउटलाइन बना दिया हो। चारों एकदम चुप थे। सन्नाटा इतना भारी था कि दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। देखा, मैंने कहा था यहां कुछ है, मोहित ने घबरा कर फुसफुसाया। और अब हम सच में फंस चुके हैं। कवि ने सबको संभालने की कोशिश की। गाइज, डरने का वक्त नहीं है। ये तो शुरुआत है। हमें और गहराई में जाना होगा। हमारे सबूत वहीं मिलेंगे। आर यू सीरियस? रिद्धि ने गुस्से से कहा। अभी अभी हमने जो देखा वो काफी नहीं है क्या? लेकिन कवि की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसके लिए यह सिर्फ डरावना अनुभव नहीं था। ये उसकी कहानी थी, उसकी खोज थी। चारों में धीरे धीरे किले के अंदरूनी हिस्से की ओर कदम बढ़ाया। सड़कें टूटी हुई, दीवारों पर उगी झाड़ियां और जगह जगह बिखरे पत्थर, जैसे ये जगह इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ आत्माओं के लिए बनी हो। अचानक मोहित का पैर किसी चीज से टकराया। वो नीचे झुका और देखा, एक पुराना तांबे का कड़ा। उस पर अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे। दोस्तों, ये देखो। अजय ने टॉर्च जलाई। कड़े पर निशान कुछ वैदिक मंत्र जैसे लग रहे थे, लेकिन उनके बीच एक सिंबल बार। चारों दोस्त सुरंग की तरफ बढ़े। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरने की कोशिश करती, मगर कुछ ही फीट बाद निगल ली जाती। ऐसा लग रहा था मानो ये सुरंग अंधकार से बनी हो। दीवारों पर नमी टपक रही थी और हर टपकती बूंद की आवाज पूरे रास्ते में गूंजती। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं। मुझे लग रहा है हम किसी और ही दुनिया में उतर रहे हैं, रिद्धि ने कांपते स्वर में कहा। कवि ने उसकी ओर देखा और बोला, हो सकता है ये जगह श्राप और आत्माओं से भरी है। हमें मजबूत रहना होगा। कुछ देर बाद सुरंग का रास्ता चौड़ा होकर एक बड़े हॉल जैसे स्थान में खुला। दीवारों पर मशालें जली हुई थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें जलते हुए कभी नहीं देखा। मशालों की लौ नीली थी और उनकी रोशनी में हवा भी अजीब सी भारी लग रही थी। फर्श के बीचों बीच एक पुरानी पत्थर की चौकी थी। उस चौकी पर सोने और चांदी के गहनों के टूटे टुकड़े बिखरे थे, और उन गहनों के बीच पड़ा था रत्नावती का पुराना दर्पण। उसका शीशा टूटा हुआ था, लेकिन उसमें से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। अजय ने कैमरा उसकी ओर मोड़ा। स्क्रीन पर साफ दिखा, दर्पण में कोई औरत खड़ी है। लंबा घूंघट, भारी गहने और आंखों में गहरा दर्द। रत्नावती? मोहित की फटी आवाज निकली। तभी दर्पण से वही औरत बाहर निकल आई। उसका रूप बेहद सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा दुख था कि देखना मुश्किल हो गया। उसके पैरों की पायल की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। रिद्धि धीरे धीरे पीछे हटने लगी। ये इंसान नहीं है। रत्नावती ने उन्हें देखा और धीरे से बोली, तुम क्यों आए हो यहां? कवि ने हिम्मत करके कहा, हम सच्चाई जानना चाहते हैं। क्या सच में तुम्हारे कारण भानगढ़ शापित हुआ? क्या ये सब तुम्हारी आत्मा कर रही है? रत्नावती की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, श्राप मेरा नहीं। श्राप उस तांत्रिक का है जिसने मुझे पाना चाहा और असफल होकर इस पूरी नगरी को बर्बाद कर दिया। मैं तो आज भी मुक्ति की तलाश में हूं। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक पूरा हॉल हिलने लगा। दीवारों पर जली हुई मशालें एक एक कर बुझने लगीं, और उसी के साथ गूंजी तांत्रिक सिंघिया की गहरी हंसी। झूठ मत सुनो इसे। रत्नावती ही इस किले का श्राप है। इसके कारण ही हजारों लोग मरे और अब तुम भी मरोगे। हॉल के कोनों से काली परछाइयां निकलने लगीं। वो चीखते हुए चारों दोस्तों की तरफ बढ़ीं। रत्नावती ने तुरंत अपने हाथ उठाए। उसके गहनों से निकलती सुनहरी रोशनी परछाइयों को रोकने लगी। भागो, उसने चिल्लाकर कहा। जब तक मैं इन्हें रोक रही हूं, भाग जाओ, वरना देर हो जाएगी। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर और उलझन थी। क्या सच में रत्नावती निर्दोष थी, या ये भी तांत्रिक की चाल थी? लेकिन अब उनके पास सोचने का वक्त नहीं था।
काला अंधकार उन्हें निगलने के लिए बढ़ रहा था। चारों दोस्तों ने बिना देर किए सुरंग के अगले हिस्से की ओर दौड़ लगाई। पीछे रत्नावती की चीख और परछाइयों की टकराहट की आवाजें गूंज रही थीं। हर कदम पर जमीन कांप रही थी, मानो किला खुद उनके पीछे पीछे जिंदा होकर दौड़ रहा हो। सुरंग अब और भी गहरी और संकरी हो चुकी थी। छत से पानी टपक रहा था, लेकिन ये पानी नहीं, कुछ गाढ़ा और काला तरल था। उससे सड़ांध की दुर्गंध पूरे रास्ते में फैल रही थी। मोहित की हालत सबसे खराब थी। वो लड़खड़ाते हुए बोला, दोस्तों, मैं और नहीं दौड़ पाऊंगा। रिद्धि ने उसका हाथ थामा। तुम्हें दौड़ना ही होगा मोहित, अगर रुके तो ये सुरंग हमें जिंदा निगल जाएगी। कुछ देर बाद वे एक विशाल गुफा जैसे कक्ष में पहुंचे। दीवारों पर लाल रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे किसी ने मशाले खून से जलाई हों। फर्श के बीचों बीच एक पुराना काला चक्र बना हुआ था, जिस पर अजीब अजीब मंत्र खुदे थे। कवि ने तुरंत पहचान लिया, ये यज्ञवेदी है। यहीं तांत्रिक ने अपने काले मंत्रों से पूरा भानगढ़ शापित किया था। जैसे ही उसने ये कहा, कक्ष की हवा अचानक भारी हो गई। चारों के कानों में गूंजा, स्वागत है। काले चक्र से धुआं उठने लगा। धुएं से एक भयानक आकृति उभरी। ये वही सिंघिया था, लेकिन अब उसका रूप पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। उसके हाथ पांव लंबे और टेढ़े मेढ़े हो गए थे। चेहरा आधा इंसान आधा जानवर लग रहा था, और उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। तुम्हें लगा भाग जाओगे? उसकी आवाज गुफा की हर दीवार से टकराकर गूंज रही थी। तुम सब मेरे श्राप का हिस्सा बन चुके हो। अब तुम्हारी आत्माएं भी इस जगह से कभी बाहर नहीं जा पाएंगी। अजय ने हिम्मत करके कैमरा उसकी ओर किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर सिंघिया इंसान नहीं, बल्कि एक दैत्य जैसा दिख रहा था। सींगों वाला, हड्डियों का सिंहासन लिए बैठा, और चारों दोस्तों की तस्वीरें उसके पैरों तले जली हुई थीं। अजय चीख पड़ा, दोस्तों, कैमरा बता रहा है, ये हमें पहले से जानता है। तभी सिंघिया ने हाथ उठाया। कक्ष की जमीन फट गई और दरारों से सैकड़ों हाथ बाहर निकल आए। काले गले सड़े हाथ जो दोस्तों को पकड़ने लगे। मोहित की टांग पकड़ ली गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। रिद्धि ने खींचने की कोशिश की, लेकिन हाथ और मजबूत होते गए। कवि और अजय ने मिलकर उसे खींचा, लेकिन मोहित चीखते हुए बोला, मुझे जाने